हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो हमारा संविधान से पहले लिखा गया एक डॉक्यूमेंट है, जिसको हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं। जिसको जैसे किसी का नेचर जानना हो तो उससे हम 2-3 बार मिलते हैं, या उसको रीड करने के लिए हमें उससे मुलाकात करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से हमारा संविधान है। संविधान से पहले एक प्रियम्बल लिखा गया है, एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है। वो डॉक्यूमेंट हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसे है और ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसी पे कुछ आज प्रकाश डालेंगे। कोई प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट कहता है, तो कोई इसे की नोट कहता है, कोई इसे फिलॉसफी कहता है, तो कोई इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। बेसिकली इट डिपिक्ट्स द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन किन किन बातों पे गौर करता है। हमारा संविधान एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रिसाइज वे में, एक शॉर्ट वे में कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया गया है प्रियम्बल में। प्रियम्बल जैसे कि क्या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फिलॉसफी कहना सही है? बिल्कुल सही है। जैसे उसमें एक डेट मेंशन है, डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी मनाते हैं। डेट हो गई। अब क्या नाम मेंशन है? बिल्कुल नाम मेंशन है, इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मेंशन है वहां पे। फिर नेचर की अगर बात करें तो नेचर भी मेंशन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरिंग। ये नेचर बताता है। जब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि इसको क्या अकम्प्लिश करना है, ये क्या कंप्लीट करेगा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसको कंप्लीट करना है, तो इसका मोटो क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इस पे वर्क करना है। तो एक तरीके से ये आइडेंटिटी कार्ड के सारे जितने की नोट होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको पूरा कर रहा है, इसलिए इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है। नेक्स्ट, ये सोर्स ऑफ पावर क्या है? यहाँ पे प्रियम्बल की सोर्स ऑफ पावर वी द पीपल। क्यों लिखा गया वी द पीपल? क्योंकि इस पीपल के पास ही पावर है, पीपल के पास पावर है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, हम वोट डाल सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है हमें। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर यहां से जनरेट होती है, सोर्स ऑफ पावर, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने रूसो से लिया है। गवर्नमेंट होती जरूर है, सरकार होती जरूर है, लेकिन मनमाने तरीके से वो काम नहीं कर सकती है। मनमाने तरीके से आपके अधिकार को छीन नहीं सकती है, आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती है। गवर्नमेंट कैन नॉट आर्बिट्रली स्नैच अवे योर राइट्स। गवर्नमेंट को बनाया गया है ताकि हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके, उसका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, उसको एनफोर्स कराया जा सके। क्योंकि एक पर्सन हर जगह नहीं रह सकता है, इसलिए कोई भी स्टेट हो उसमें एक सीएम होता है, गवर्नर होता है। तो जो रूल्स बनाए जाते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट में फॉलो किए जाते हैं। अब अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत जगह यूज हुआ है। स्टेट वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है, उसका वर्ल्ड वाइड क्या मतलब है? स्टेट, जिससे हम इंडिया कह सकते हैं, इंडिया इज अ स्टेट। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडी इज अ स्टेट। और यू कैन ऑल्सो से कि जो प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस जिन्हें आज हम
स्टेट भी कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट हैं। अब स्टेट एक देखने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर इसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाए तो इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो स्टेट हमारा इंडिया भी है, स्टेट हमारा गवर्नमेंट बॉडी भी है, और प्रोविंसेस जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये प्रोविंसेस भी स्टेट में आते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब बाउंड्रीज होनी चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सोवरेनिटी होनी चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं स्टेट के। अब हम बात करेंगे कि जो नेचर के ऊपर हमने बात करी थी कि नेचर क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो पहले हम बात करते हैं सॉवरेन के बारे में। सॉवरेन द सुप्रीम अथॉरिटी, जो मतलब डोमिनियन स्टेटस नहीं है, डिपेंडेंसी भी नहीं है। सॉवरेनिटी मतलब मैं खुद से काम कर सकती हूँ, मैं किसी के अंदर नहीं हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मेरे पास खुद की पावर है, मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। इंडिया के पास वो पावर है कि इंडिया अपने एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स की भली भांति देखरेख कर सकता है। किसके साथ ट्रीटी साइन करनी है, किसके साथ मेमोरेंडम साइन करना है, किसके साथ डील करनी है, ये इंडिया का अपना निजी फैसला होता है, उसमें कोई उसको दबा नहीं सकता है, किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है। इंडिया खुद से काम करता है, इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। जब आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करें उसे कहते हैं सोवरेन, कि आपके पास पावर है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है कि कोई आपको कंट्रोल कर सकता है। तब कहते हैं कि सुप्रीम अथॉरिटी, यानी आपके पास सोवरेनिटी, आप सोवरेन है। जैसे कॉमनवेल्थ नेशन, इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है। क्यों पार्ट है? कि कल को इसके जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जो मोटो होगा और जो बेनिफिट्स होंगे वो इंडिया को भी मिलेंगे, अवेल होंगे। साथ ही और हमारा जो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, भाई इंडिया बाहर जाएगा तो एक्सप्लोर भी तो करेगा। जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, ऐसे ना जाने कितने एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, तो उसके एडवांटेज भी हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव भी है, उसका एक मोटो भी है कि जितने देश साथ में हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो उनको एक साथ मिलके काम करना है। कुछ अगर कोई ऐसी बात आ रही है जो हैम्पर कर रही है आपके ऑब्जेक्टिव में, अचीव करने में, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में अगर कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है तो उसे हटाना सबका काम है। इसीलिए एग्रीमेंट और ट्रीटी साइन करी जाती है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो कि 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू एड ऑन किया गया था। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो पावर्टी खत्म करे, पावर्टी खत्म करे, गरीबी खत्म करे, किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि अगर वेल्थ है तो एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है, यानी इसको एक तरीके से एक्यूमुलेशन कह सकते हैं कि किसी के पास है तो बहुत है, किसी के पास नहीं है तो नहीं है। तो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि उसको जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म किया जाए और जो भी प्रॉपर्टी है, जितना भी वेल्थ है, उसे इक्वली डिवाइड किया जाए। ये नहीं है कि किसी एक को आप सारी संपत्ति दे देंगे। ये एंश्योर करता है कि वेल्थ और रिसोर्सेज जितने भी हैं उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो सके हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट, तो हम उसको इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करने की पावर हमारे पास है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठा है,
जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। ये एक हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा हुआ करते थे, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था। जैसा राजा ने कह दिया प्रजा को वैसा ही करना पड़ता था। लेकिन अब ना तो वो वैसा कुछ रहा है और ना वैसे लोग रहे हैं कि किसी के कहने पे चलेंगे। लेकिन सरकार इसलिए बनाई जाती है कि सरकार जो नियम कानून बना रही है और उसको डील किया जाए, लोग उसको माने अगर वो उनके फेवर में है, और उनके पास पावर भी है कि अगर वो मनमाने तरीके से काम कर रही है तो जैसे कि पता है कि सुप्रीम पावर वी द पीपल हमारे पास है, हम इलेक्ट भी कर सकते हैं और मौका आने पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटा भी सकते हैं। तो हमारे पास पावर है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ डेमोक्रेसी लाई करती है। यहाँ पे राजा और रानी का डिसीजन होता है, वहां पे आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि एक फिक्स टर्म के लिए कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जो वहां पे बैठता है और आपकी समस्याओं को सुनता है और उसके हिसाब से उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, इसलिए कोई भी जनरल पब्लिक, कोई भी सिटीजन XYZ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एसेस कर सकते हैं कोई भी पब्लिक ऑफिस को। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि यहाँ पे पावर जनता के पास है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। पॉलिटिकल पावर यहाँ पे पब्लिक के पास है जो फेयर तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और उसे ये पावर देती है कि वो जनता के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और ऐसे काम करे जो उनके फेवर में हो। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब है कि कोई भी सिटीजन वोट डाल सकता है बिना किसी भेदभाव के, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, जिससे उनका जो वोट होगा उनका वोट इक्वली काउंट किया जाएगा, कोई भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा। तो ये थे कुछ बातें, और अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का। तो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब हम अगर कानून बना रहे हैं तो कानून का पालन भी होना चाहिए, लोगों को साथ अगर गलत हो रहा है तो न्याय भी मिलना चाहिए। तो ये मोटिव है। नेक्स्ट लिबर्टी, कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। आप अपने थॉट बता सकते हैं, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन बता सकते हैं, लेकिन उनका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेशन बता सकते हैं, किसी तरीके से अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसके बारे में आप अपने व्यूज दे सकते हैं कि आपका परसेप्शन क्या है। नेक्स्ट फ्रेटर्निटी। इंडिया में भाईचारा है, सबको एक साथ रहने का और मिलजुल कर रहने का बहुत टाइम से सब ऐसे ही रहते आ रहे हैं। तो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है कि यहाँ भिन्न भिन्न तरीके के लोग रह रहे हैं, हर तरीके का इंसान यहाँ पे है, हर ट्राइब है, हर तरीके के लोग हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के लोग हैं, बोलचाल अलग है, लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, कल्चर अलग है। तो लेकिन तब भी एक ही देश में हम सब मिलजुल के रहते हैं, तो इसे भाईचारा कहते हैं, इसे ये फ्रेटर्निटी कहते हैं। इक्वालिटी, कि हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी सुप्रीम नहीं है, कोई जो क्राइम करेगा उसको दोषी माना जाएगा और उसको सजा भी सुनाई जाएगी। यहाँ पे इक्वालिटी प्रिवेल करती है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।